नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुंडली के बारे में कुछ विशेष बातें लेकर के। अक्सर जब हम कहीं अपनी कुंडली दिखाते हैं तो एक चीज़ें सामने अक्सर आती हैं कि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है जिससे आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, सफलताएं पाएंगे और आपकी मर्जी के मुताबिक आपका जीवन चलेगा। और अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हमेशा साथ होती हैं। और कभी कभी यह भी सुनने को आता है कि आपकी कुंडली में यह दोष है जिसका आपको उपाय करना है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। तो पिछले बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें योग के बारे में, जो शुभ योग हैं, जो शुभ युति बनी होती है ग्रहों की, उसके बारे में बताया था। तो आज आप लोगों के बीच में जो अशुभ युतियाँ हमारी कुंडली में बनती हैं, जो दोष होते हैं जिनसे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन दोषों के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप अपनी कुंडली से खुद जो है मिला सकें कि क्या आपकी कुंडली में भी यह दोष है, और अगर है तो इसका उपाय क्या है। क्योंकि इस कुंडली में हम आपको दोषों के बारे में परिचित कराएंगे और उनके उपाय भी बताएंगे, उनका मंत्र क्या है वो बताएंगे, उनका जप क्या है वह बताएंगे और दान क्या देना है वो बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिए तो आपको ये सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा दोष जो है हमारी कुंडली में बनता है। तो देखिए, पहले दोषों की गणना कर लेते हैं। नीच दोष, अस्त दोष, केमद्रुम दोष, इसको योग और दोष दोनों कहते हैं। वैसे हम किसी भी दोष या योग को योग कहें या दोष कहें, दो ग्रहों की युति को अगर वह अच्छा फल दे तो योग कहते हैं, अगर बुरा फल दे तो दोष कहते हैं। लेकिन उसके परिणाम वही होते हैं। अगर योग कहोगे तो भी परिणाम वही आएगा, दोष कहोगे तो भी परिणाम वही आएगा। तो दोष और योग पे नहीं जाना है, उनकी युतियों को देखना है। तो विष दोष, ग्रहण दोष, अंधक दोष, अंगारक दोष, मांगलिक दोष, चांडाल दोष, शापित दोष, काल सर्प दोष, अमावस्या दोष, शकट दोष और जड़ दोष। आज इन दोषों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मित्रों, इसके पहले आपको ये जानकारी बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपको ज्योतिष संबंधी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना है, आपका कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीच दोष। नीच दोष क्या होता है? अक्सर जब कोई ग्रह आपकी उस राशि, अपनी उस राशि में जाकर के आपकी कुंडली में बैठ जाता है जहां वह नीच का प्रभाव देता है, तो उसे नीच दोष कहते हैं। तो कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है यह भी जान लेते हैं। सूर्य अगर 7 नंबर की गिनती पे तुला राशि में है तो नीच का होता है। चंद्रमा अगर 8 नंबर की गिनती वृश्चिक राशि पर होता है तब वह अशुभ होता है, नीच का होता है। मंगल अगर 4 नंबर की गिनती पर है तब वह नीच का होता है, मतलब कि मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर, 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, तो अगर 4 नंबर पर है कर्क राशि में तो अब वह नीच का होता है। बुध अगर मीन राशि में 12वीं गिनती पर है तो वह नीच का होता है। गुरु अगर मकर राशि पर 10वीं गिनती पर है तब वह नीच का होता है। शुक्र अगर कन्या राशि में है 6वीं गिनती पर तब वह नीच का माना जाता है। शनि मेष राशि में है, अगर 1 नंबर की गिनती पर है तब वह नीच का माना जाता है। राहु केतु के लिए शास्त्रकारों का मतभेद है। राहु के लिए धनु और मीन दोनों पर नीच का मानते हैं
और केतु के लिए जो है 3 और 6, मतलब मिथुन और कन्या, इन दोनों पर नीच का मानते हैं। तो अब तो ये नीच दोष हो गया, और इसका उपाय क्या होता है, उपाय हम लास्ट में बताएंगे। आप वीडियो को आप आखिरी तक बने रहिए, उपाय भी जानिए, और किन मंत्रों का उपयोग कितना करना है, कितना जप करना है, उसके बारे में भी बताएंगे। अगले दोष के बारे में बात करते हैं, अस्त दोष। अक्सर लोग देखते हैं, और ज्योतिषी लोग, आप लोगों ने अभी बात की होगी, पूछा होगा तो बताते होंगे कि यह ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है। तो जो ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है वह अस्त हो जाता है। तो अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 12 अंश से कम के अंतर पर आ जाता है तो वह ग्रह अस्त मान लिया जाता है। और जो ग्रह अस्त होता है वह आपको अपना जो है उपयुक्त फल नहीं दे पाता है, अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो है इसका उपाय करवाना चाहिए, यह अस्त दोष माना जाता है। उपाय हम सबका आखिरी में बताएंगे, आप लोग उसके लिए घबराइए मत। उसके बाद केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष क्या होता है, जब कभी चंद्रमा अकेला बैठा हो, उसके आगे और पीछे के घरों में कोई भी ग्रह ना हो, तो वहाँ केमद्रुम दोष होता है। और केमद्रुम दोष 6, 8 और 12 भाव में हो जाए, मतलब 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर हो जाए तो यह ज़्यादा प्रभावी होता है, मतलब ज़्यादा नुकसान देने वाला हो जाता है। हमें इसका भी उपाय क्या करना है, हम इसको आगे बताते हैं। विष दोष के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी भाव में चंद्रमा और शनि की युति है, एक साथ बैठे हों, तो वहाँ पर विष दोष होता है। अगर विष दोष किसी स्त्री की कुंडली में हो तो यह ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यह वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी कर देता है, और पुरुष की कुंडली में है तो मानसिक पीड़ा देता है। और शनि चंद्रमा को देख रहा हो तब भी यह जो है विष दोष माना जाता है। इसमें जो है आपको चंद्रमा और शनि दोनों का जप करना होता है, और कितना जप करना है आगे हम इसको सब डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आता है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष में क्या होता है, अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा हो, राहु या केतु के नक्षत्र में सूर्य या चंद्रमा हो, तो वहाँ ग्रहण दोष होता है। और ग्रहण दोष में आदमी जो है हमेशा परेशान रहता है, वह कुछ भी करने जाता है उसका जो है मतलब काम फंसा रहता है, कुछ पूरा नहीं होता है। अब ग्रहण दोष के बाद अंधक दोष। अंधक दोष, जब सूर्य और शनि कुंडली के किसी एक घर में हो, एक साथ हो, युति हो, तो वह मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, और बिना लक्ष्य के आदमी, मतलब कोई भी कार्य करता है उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, वह सिर्फ मेहनत करता जाता है, वो अंधकार में अपना काम करता है, उसी को अंधक दोष कहते हैं, जब सूर्य और शनि की युति होती हो तो। उसके बाद अंगारक दोष बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अक्सर लोग इसकी चर्चा करते हैं। अंगारक दोष जब होता है, जब मंगल के साथ राहु या केतु की युति हो जाती है, राहु या केतु के साथ मंगल ग्रह हो जाता है, तो वहाँ अंगारक दोष बनता है। अंगारक योग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम भी आते हैं, इसमें आदमी धन अच्छा कमाता है। तो अंगारक दोष जब होता है तो आदमी मतलब आग बबूला जल्दी हो जाता है, क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। मंगल दोष, यदि आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल विराजमान हो तो वह मंगल दोष माना जाता है। और इसमें विवाह जो है हमेशा साथी जिससे विवाह कर रहे हैं उसमें भी यह दोष होना अनिवार्य हो, तभी विवाह करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा देता है। और अगर अष्टम भाव का मंगल हो तो वो कुछ ना कुछ दुर्घटना जैसी, मतलब विवाह विच्छेद या कह दें कि एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें विवाह जो है वह विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो इसलिए अगर मंगल दोष हो तो उसका भी उपाय करना चाहिए। उसके बाद चांडाल दोष, यदि गुरु के साथ
राहु या केतु बैठ जाएं, या राहु या केतु में से कोई एक ग्रह गुरु के साथ हो, तो वहाँ चांडाल दोष होता है। चांडाल दोष में राहु केतु अपना बुरा प्रभाव गुरु के अंदर डाल देते हैं, जिससे देव गुरु बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे पाते हैं। शापित दोष, जब कभी शनि राहु के साथ युति कर लें या राहु के साथ शनि बैठ जाएं, तो ऐसी कुंडली में शापित दोष होता है। और शापित दोष अगर 8वें भाव में हो तो यह परेशानियों को ज़्यादा बढ़ा देता है। और कभी कभी इस दोष के साथ अगर शुभ ग्रह गुरु या शुक्र भी कमज़ोर अवस्था में हों, पीड़ित हों, तो यह दोष जो है मनुष्य को लाइलाज बीमारी दे देता है, जिसका इलाज होना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद आता है काल सर्प दोष। यह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के बारे में 2-4 दिन के बाद हम आपको इसी दोष के बारे में एक वीडियो बना के आपके बीच में लाएंगे। आप लोग उसमें देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से यह समझ में आएगा। तो पहले इसको सूक्ष्म तरीके से समझ लेते हैं। जब कभी राहु और केतु के बीच में, मतलब जिस भाव में, एक भाव में राहु, उसी के सामने राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के 7वें राहु केतु होते हैं। तो अगर उनके जिन 2 भागों में वो हैं, तो वो कुंडली को बीच से डिवाइड करते हैं। जिस तरफ होते हैं आधे आधे पे वो दोनों तरफ हो जाते हैं। अगर उनके जहाँ भी वो हैं उसके एक तरफ, चाहे जिस तरफ सारे ग्रह आ जाएं, तो वहाँ काल सर्प दोष बनता है। में जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके जीवन में एक्सीडेंटल घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वह एक्सीडेंटल मतलब अकस्मात टाइप, मतलब दुर्घटना, अचानक वाले काम उनके जीवन में ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी यह जानलेवा भी हो जाता है, क्योंकि दुर्घटना भी उनके जीवन में होती ही रहती है बीच बीच में। इसमें जो है उपाय क्या करना है आज ही हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए। उसके बाद अमावस्या दोष होता है। जब सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाए तो अमावस्या दोष बनता है। चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त होता है, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, और ऐसे व्यक्ति आवेगी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। झगड़े लड़ाई के माहौल में इनका जो है बीपी बढ़ जाता है, इनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर रूप की बीमारी हो जाती है, जिनको जो अमावस्या दोष होता है। अब अगला होता है शकट दोष। जब गुरु से 6, 8, 12 में चंद्रमा, तब जब गुरु से 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे में शकट दोष बनता है। शकट दोष हर महीने बनता है और 3-3 बार बनता है। कैसे? चंद्रमा 27 दिन में अपने सभी 12 राशियों में चक्कर लगा लेता है। तो जब शकट दोष आपकी कुंडली में हो और जब चंद्रमा गोचर करता है और 4, 8, 12 भाव में जाता है, तो जब जब यह इन भावों में जाता है तब तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए इसका भी जो है निराकरण करना आवश्यक होता है, इसका भी उपाय कर लेना चाहिए। जड़ दोष। जड़ दोष कब बनता है? जब राहु के साथ बुध की युति हो जाए, बुध ग्रह की युति राहु के साथ हो जाए तो जड़ दोष बनता है। ऐसा व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करना होता है, या फिर वह सोच नहीं पाता है कि हमको करना क्या है। तो जब राहु और बुध की युति होती है तो वहाँ जड़ दोष बनता है। तो मित्रों, अभी तक हम आपको दोष के बारे में बताए। अब दोष, इनका उपाय क्या करना है,